हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर 28, विदेशी व्यापार प्रोत्साहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संस्थाएं व समझौते। तो देखो, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि विदेशी व्यापार प्रोत्साहन ये अलग अलग है। देखो, विदेशी व्यापार प्रोत्साहन, विदेशी व्यापार मतलब कि दूसरे देश के साथ व्यापार करना, ठीक है। और प्रोत्साहन मतलब प्रमोशन, किसी भी चीज़ को प्रोत्साहन देना। जैसे पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन देते हैं, जैसे आजकल गर्ल्स के लिए चलते हैं एनजीओ फ्री वाले, तो मतलब हम बढ़ावा देना किसी चीज़ को, उसे बोलते हैं प्रोत्साहन देना, यानी बढ़ावा देना, एनकरेज करना। तो विदेशी व्यापार प्रोत्साहन यानी कि इसका मतलब ये है कि विदेशी जो व्यापार है, यानी कोई एक देश किसी दूसरे देश के साथ व्यापार कर रहा है। जैसे भारत अगर किसी दूसरे देश के साथ व्यापार कर रहा है, अपने देश का माल दूसरे देश में बेच रहा है, तो उस व्यापार को, उस जो बाज़ार है उसको बढ़ावा देना, ताकि वो और ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार कर सके, उसे बोलते हैं विदेशी व्यापार प्रोत्साहन। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संस्थाएं व समझौते, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मतलब यही है कि दूसरे देश के साथ व्यापार करना। तो उसके लिए सरकार ने कौन कौन संस्थाएं बनाई हुई हैं और समझौते किए हुए हैं कि उन्हें बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से एनजीओ वगैरह ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन खुले हुए हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले इसका हम मतलब समझते हैं, विदेशी व्यापार प्रोत्साहन। तो देखो, अभी मैंने बताया आपको क्या मतलब होता है, बढ़ावा देना किसी चीज़ को। तो नाम से पता चल रहा है विदेशी व्यापार प्रोत्साहन, यानी हम दूसरे देश के साथ अगर व्यापार कर रहे हैं, तो एक होता है ना आयात निर्यात। आयात माने दूसरे देश से अपने देश में कुछ माल मंगाना, और निर्यात यानी अपने देश का माल दूसरे देश में बेचना। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे कि विदेशी व्यापार प्रोत्साहन में कि हम अपने देश का माल किसी दूसरे देश में बेच रहे हैं, तो उसको प्रोत्साहन देना, एनकरेज करना, बढ़ावा देना। यानी जो अपने देश की कंपनियां हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, संगठन हैं, जो ये काम करती हैं कि अपने देश में यानी भारत में माल बनाती हैं और दूसरे देशों में बेचती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को सरकार बढ़ावा देती है, और किस किस तरह से देती है उसे हम आज पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है, यह एक प्रक्रिया है यानी प्रोसेस है, जिसके माध्यम से सरकार या अन्य संगठन अपने उत्पादों और सेवाओं के निर्यात को, निर्यात यानी दूसरे देश में बेचना, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों और पहलुओं का उपयोग करती हैं। इसका मतलब यही है कि जो सरकार है, यानी सरकारें हैं या कोई और संगठन है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो अपने देश का जो माल है, अपने देश में यानी भारत में जो माल बन रहा है, जो उत्पाद बन रहे हैं, सेवाएं हैं, सेवाएं मतलब होता है उत्पाद नहीं होती वो, ठीक है। तो जो सेवाएं हैं, जो उत्पाद हैं, उनका निर्यात करने में बढ़ावा देते हैं वो। निर्यात मानी अपने देश का माल दूसरे देश में बेचने के लिए बढ़ावा देते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा माल हम बेच सकें और दूसरे देश की करेंसी या दूसरे देश का जो डॉलर है वो हमारे देश में आ सके। तो उसके लिए कुछ नीतियाँ बनाते हैं, वो नियम रेगुलेशंस बनाते हैं, कार्यक्रम वगैरह करते हैं, जिससे हमें फ़ायदा मिलता है। तो उसे बोलते हैं निर्यात प्रोत्साहन का अर्थ, ठीक है। निर्यात प्रोत्साहन इसे बोलते हैं, ठीक है। निर्यात प्रोत्साहन का अभिप्राय सरकार की उस नीति से है जिसके फलस्वरूप देश की निर्यात वृद्धि के लिए निर्यातकर्ताओं को प्रोत्साहित किया जाता है। तो निर्यात मतलब क्या होता है, अपने देश का माल दूसरे देश में बेचना। और निर्यातकर्ताओं यानी जो व्यक्ति, जो लोग ये काम करते हैं, यानी जो हमारे देश में व्यक्ति हैं, जो कंपनियाँ चला रहे हैं, जो इस काम को कर रहे हैं कि अपने देश में माल बना रहे हैं और दूसरे देश में बेचते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, निर्यातकर्ताओं, ठीक है, यानी आदमी, व्यक्ति। देखो, मैंने एक डेफिनेशन, एक परिभाषा और लिखी है, इससे आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि निर्यात व्यापार प्रोत्साहन क्या होता है। देश के भीतर यानी अपने देश के अंदर, दूसरे देश में अपने ही देश के अंदर उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं को, यानी हमारे देश में वो वस्तु बनी होनी चाहिए, हमने अपने देश में अपने ही भारत में वो वस्तुएं या सेवाएं बनाई हैं, दूसरे देश सेवाओं को दूसरे देशों में बेचने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। मतलब अपने देश का माल दूसरे देश में बेचने के लिए प्रेरित करने को क्या कहते हैं, विदेशी व्यापार प्रोत्साहन और सहयोग करना है। इसका उद्देश्य घरेलू उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने लायक बनाना और विदेशी मुद्रा को बढ़ावा देना है। कि मतलब अपने देश में होते हैं ना छोटे छोटे घरेलू उद्योग होते हैं, जो अपनी अपनी जो वेस्ट चीज़ें होती है, लकड़ी वगैरह, बहुत सारी चीज़ें जिससे माल बनाते हैं, तो वो उसे क्या करते हैं, उनको एक अवसर देते हैं, उनकी मदद करते हैं, ताकि वो दूसरे देशों के साथ भी व्यापार कर सके, प्रतिस्पर्धा यानी प्रतियोगिता में भाग ले सके, उसके लायक बन सके, ठीक है। और जो विदेशी मुद्रा है उसको बढ़ावा मिल सके, कि वो जो विदेशी मुद्रा है, दूसरे देश की जो मुद्रा है, करेंसी है, वो हमारे देश में आ सके। जैसे सरकार द्वारा टैक्स में छूट देना, यानी टैक्स लगाते हैं ना जब हम माल बेचते हैं, खरीदते हैं, तो उसमें छूट मिल जाती है बहुत ज़्यादा, या अन्य सहायताएँ प्रदान करना।
ताकि कंपनियां अपने उत्पादों को वैश्विक बाजार में स्थापित कर सकें, ठीक है, पूरे विश्व में स्थापित कर सकें दूसरे देशों के साथ। जैसे अभी बताया, कर में छूट यानी टैक्स में डिस्काउंट मिलना, एक्सपोर्टिंग फाइनेंसिंग होना यानी निर्यात ऋण यानी कम ब्याज पर उधार लोन वगैरह देना लोगों को, जो कंपनियां ये काम करती हैं, जो अपने देश का माल दूसरे देश में बेचने का काम करती हैं, उन्हें निर्यात करती हैं यानी दूसरे देश में बेचती हैं, उन्हें सस्ती ब्याजों पर उधार मिल जाता है, लोन मिल जाता है यानी ऋण मिल जाता है, या आर्थिक सहायता, ठीक है। महंगाई वगैरह ज़्यादा है तो उनकी मदद वगैरह कर दी जाती है सरकार द्वारा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा इसका मतलब क्या होता है। तो आप इससे वो बना के भी लिख सकते हैं। अगर इसका उद्देश्य पूछ ले तो आप जो मीनिंग मैंने समझाया आपको अभी जितना भी उसमें से आप पॉइंट बना के भी लिख सकते हो, 1 4 5। और अगर मीनिंग पूछ ले तो मीनिंग भी लिख सकते हो, और अगर महत्व पूछ ले तो महत्व भी लिख सकते हो, क्यों बढ़ावा दिया जाता है ताकि विदेशी मुद्रा हमारे देश में आ सके, या रोजगार उपलब्ध हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वस्तुएं दूसरे देश में बेच सकें, हमारे देश की आर्थिक सहायता अच्छी हो सके, आर्थिक जो स्थिति है वो अच्छी हो सके, ये सब, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम आवश्यकता, नीड यानी इम्पोर्टेंस, क्यों ज़रूरी है, क्यों सरकार का प्रोत्साहन मिलना ज़रूरी है, क्यों हमें सरकार की आवश्यकता ज़रूरी है निर्यात करने में यानी दूसरे देश में माल बेचने में क्यों ज़रूरत है। भारत को आवश्यक वस्तुओं के आयात करने के लिए काफ़ी मात्रा में विदेशी ऋण लेने पड़ते हैं। इस भार के भुगतान के लिए निर्यात बढ़ाना होगा। इसका मतलब क्या है कि भारत को ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं दूसरे देश से मंगानी पड़ती हैं। आयात यानी मंगाना, अपने देश में दूसरे देश से माल मंगाना पड़ता है, जिसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, विदेशी ऋण कि मतलब हम जब दूसरे देश के साथ अगर हम व्यापार कर रहे हैं, दूसरे देश से माल मंगा रहे हैं, तो उसके लिए हम उन्हें क्या कहते हैं, उन्हीं के देश की करेंसी देनी पड़ती है। तो उसके लिए हमें ऋण लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है बहुत ज़्यादा, उसके ऊपर में ब्याज देनी पड़ती है। तो उस भार को, उस बोझ को कम करने के लिए हमें निर्यात बढ़ाना होगा, यानी अपने देश का माल दूसरे देश में ज़्यादा बेचना होगा। इससे क्या होगा, दूसरे देश की करेंसी हमारे देश में ज़्यादा आएगी, और उससे हम क्या कर पाएंगे, आयात कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा माल मंगा पाएंगे दूसरे देश से अपने देश में, ठीक है। तो इसके लिए हमें ज़रूरत होती है निर्यात करने की। दूसरा है, पंचवर्षीय योजनाओं को सफल बनाने के लिए भी निर्यात की वृद्धि से मदद मिलती है। यानी पंचवर्षीय जो योजनाएं बनाई हुई हैं, अपने देश की गरीबी दूर करना या अपने देश में व्यापार को बढ़ाना, रोजगार अवसर कराना, ये सब जो पंचवर्षीय योजनाओं में लिखे हुए हैं, उनको पूरा करने के लिए, सफल बनाने के लिए भी निर्यात में बढ़ोतरी ज़रूरी है, ठीक है, निर्यात में वृद्धि करना ज़रूरी है। निर्यात प्रोत्साहन से अनेक औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित होती हैं, जिससे अपने देश में बेरोजगारी की समस्याओं को सुलझाने में मदद मिलती है। निर्यात मतलब अपने देश का माल दूसरे देश में बेचना। तो देखो, जो कंपनियां हमारे देश में ऐसी हैं जो ये काम करती हैं, माल बनाती हैं और फिर दूसरे देशों में बेचती हैं, तो ये सारा काम करने में बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा काम वगैरह होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, जो बेरोजगार बैठे हुए हैं उनको काम मिल जाता है, ठीक है। तो बेरोजगारी जो समस्या है वो दूर हो जाती है। निर्यात करने से अपने देश में विदेशी मुद्रा आती है, यानी हम जिस भी देश के साथ व्यापार करेंगे, जिस भी देश के लोगों को अपने देश का माल बेचते हैं, तो वहाँ की मुद्रा हमारे देश में आ जाती है। मुद्रा मतलब करेंसी, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा क्यों ज़रूरत होती है। तो देखो, ये आवश्यकता में भी आप लिख सकते हो, महत्व में भी लिख सकते हो कि क्यों इसका महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस यानी इसकी जो आवश्यकताएँ हैं वो भी लिख सकते हो, ज़रूरी क्यों है, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम निर्यात प्रोत्साहन के उपाय। इसका मतलब है कि तरीके से कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे हम इस योजना को यानी विदेशी व्यापार प्रोत्साहन को पूरा करते हैं। कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से मेथड हैं, ठीक है। तो पहला है निर्यात उद्योगों का आधुनिकीकरण का। आधुनिकीकरण मतलब होता है कि आज के जो नए नए तरीके अपनाए गए इनसे उस योजना को पूरा करना, आधुनिकीकरण। निर्यात उद्योगों का आधुनिकीकरण का अर्थ है निर्यात प्रोत्साहन के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाला पहला कदम उन उद्योगों का आधुनिकीकरण करना है जिनमें निर्यात की पर्याप्त संभावनाएं उपलब्ध हैं। एक बार ऐसे उद्योगों की पहचान हो जाने पर सरकार उन्हें सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराती है। इसका देखो मतलब क्या है कि सरकार पहले जिन लोगों को ये सस्ती दरों पर ऋण दिलवाना यानी कम ब्याज पे लोन दिलवाना या टैक्स में छूट देना, डिस्काउंट देना, ये ऐसे ही नहीं देती है। पहले वो देखती है कि कौन सी कंपनी ये काम कर रही है निर्यात करने का, यानी अपने देश का माल दूसरे देश में बेचने का काम करती है। फिर वो देखती है कि जो माल बेच रहे हैं, जो माल बना रहे हैं अपनी कंपनी में दूसरे देश में बेचने के लिए, वो निर्यात के लायक है भी नहीं, यानी फ़ायदा वगैरह कुछ होगा या नहीं, वो दूसरे देश के लोग खरीद भी पाएंगे या नहीं खरीद पाएंगे, तो वो संभावनाएँ हैं या नहीं, तो पहले वो देखती है। और जब उसको लगता है कि हाँ कि ये माल बेचने लायक है, प्रॉफिट होगा, फ़ायदा होगा, दूसरे देश के लोग खरीदेंगे, तो उसका पहला कदम क्या होता है,
जांच पड़ताल करती है वो अच्छे से, और जब उसे लगता है कि हाँ संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटी है कि ये माल बेचेगा दूसरे देश में फ़ायदा होगा, तो पहचान करने के बाद वो क्या करती है, आधुनिकीकरण की सुविधाएं उपलब्ध कराती है। यानी आज के जो नए नए तरीके हैं जिससे माल अच्छा बन सके वो सारी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराती है। ठीक है, उसे बोलते हैं निर्यात उद्योगों का आधुनिकीकरण। निर्यात प्रोत्साहन का दूसरा उपाय निर्यातकर्ताओं की विपणन क्रियाओं में सहायता करना है। विपणन मतलब क्या होता है, फैलाना। जैसे एडवर्टाइज वगैरह करते हैं ना हम लोग आजकल, टीवी पे ऐड वगैरह आते हैं, वस्तुओं का, उत्पादों का एडवर्टाइजमेंट वगैरह होता है, ऐड वगैरह में दिखाते हैं, वही कि वो फैलाती है, उसकी क्रियाओं को फैलाने में मदद करती है। ठीक है, जो माल बना रहे हैं उस माल को फैलाने में मदद करता है कि वो दूर दूर तक जाए और लोग खरीदने में उनको खरीदें, उन्हें जो उपभोक्ता हैं, जो ग्राहक हैं, खरीदने में अपनी रुचि दिखाएं। ठीक है, निर्यातकर्ताओं को वित्तीय सहायता भारतीय निर्यात आयात बैंक तथा कई अन्य बैंकों द्वारा प्रदान की जाती है। यानी जो निर्यातकर्ताएं हैं, जो निर्यात करने का काम करते हैं, माल को बेचने का काम करते हैं, उन्हें वित्तीय सहायताएं भी प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायताएं मतलब लोन वगैरह देना, कम ब्याज पर ये सब पैसे वगैरह उन्हें देना, वो निर्यात आयात बैंक नाम होते हैं, उनसे मिल जाता है। कई अन्य बैंक भी होते हैं जहाँ से इन्हें सस्ती दरों पर लोन मिल जाता है। सरकार उत्पादन के क्षेत्र में अनेक सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। जैसे उत्पादन के क्षेत्र में मतलब होता है माल बनाने वाला, जो कच्चा माल लाके एक तैयार माल बनाता है, उसे कहते हैं उत्पादन। तो कौन कौन से होते हैं, उचित क्वालिटी के कच्चे माल को उचित समय पर तथा उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाना। यानी जो फैक्ट्री वगैरह हैं वो माल जो बनाने का काम करती हैं, उन्हें अच्छी क्वालिटी का माल प्राप्त करवाते हैं सही समय पर और सही मूल्य पर, यानी सस्ते मूल्य पर और सही माल और सही समय पर। ठीक है, विदेशी तकनीक के आयात में सहायता करना, यानी दूसरे देश की तकनीक है, दूसरे देश में अगर कोई अच्छी टेक्निक आई हुई है जिससे हम अच्छे से अच्छा माल बना सकते हैं, वो वहाँ से मंगवाने में उनकी मदद करते हैं ये सब। ठीक है, सरकार ने EPZ स्थापित किए जिसमें से लगभग सभी वस्तुएं यानी उत्पाद निर्यात किए जाते हैं। EPZ का मतलब होता है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स, यानी कुछ ऐसे संगठन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, यानी कंपनियाँ जैसी होती हैं, सरकार बनाती है और वो क्या करते हैं, सरकार ने वो स्थापित किए। ठीक है, सरकार ने वो बनाए, जिसमें क्या होता है, जिसमें से लगभग सभी वस्तुएं उत्पाद यानी निर्यात किए जाते हैं। यानी जो ये EPZs यानी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स हैं, जो ये संगठन है, इसमें सिर्फ क्या ही काम होता है, ज़्यादातर जो माल है वो निर्यात किए जाते हैं। यानी माल उन कंपनियों में या उन संगठनों में बनाया जाता है और फिर दूसरे देशों में बेचा जाता है। तो जो EPZ है इसका मतलब ये होता है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स, और ये ऐसे जोन्स होते हैं जहाँ माल बनाकर दूसरे देशों में बेचा जाता है, यही काम किया जाता है। ठीक है, EPZ की तरह ही SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स स्थापित किए जाते हैं। ये कोई निजी क्षेत्र द्वारा भी स्थापित किए जा सकते हैं, यानी ज़रूरी नहीं है सरकार ही ने बनाए, कोई निजी यानी कोई जो प्राइवेट यानी पब्लिक जो होती है क्षेत्र, वो भी बना सकते हैं। ये SEZ निर्यात के साथ साथ घरेलू बाज़ार अपने देश में भी बेच सकते हैं। यानी जैसे EPZ है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स, इनका सिर्फ काम क्या होता है, माल को बनाना और दूसरे देशों में बेचना है। लेकिन जो SEZ है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये दूसरे देशों में भी माल बेचते हैं लेकिन अपने देश में भी माल बेचने का काम करते हैं, यानी हमारे देश के लोग भी इन कंपनियों से माल खरीद सकते हैं। ठीक है, निर्यातकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए सरकार द्वारा भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान की स्थापना की गई है। यानी जो कंपनी में जो लोग हैं जो एक दूसरे देश में माल बेचने का काम कर रहे हैं, उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए भी सरकार ने कुछ संस्थाएं बनाई हुई हैं। ठीक है, ये वो किस तरह से दूसरे देशों के साथ व्यापार करेंगे, यानी किस तरह से बातचीत करना, कन्वर्सेशन वगैरह करना, कैसे कम्युनिकेशन वगैरह करेंगे उनके साथ, उनके ट्रेनिंग देने के लिए कुछ संस्थाएँ बनाई हुई हैं। ठीक है, यानी ट्रेनिंग कोचिंग्स बनाए हुए हैं। विभिन्न वित्तीय सहायता के लिए अनेकों संस्थाएं स्थापित की हैं, यानी पैसे देने के लिए, लोन वगैरह देने के लिए सस्ती दरों पर कुछ संस्थाएं बनाई हुई सरकार ने, जैसे आयात निर्यात बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, वाणिज्यिक बैंक, ये अलग अलग नाम होते हैं। जैसे आयात निर्यात बैंक में यानी आयात यानी अगर हम दूसरे देश से माल मंगा रहे हैं तो उसके लिए अलग बैंक होता है। निर्यात यानी अगर हम अपने देश का माल बेच रहे हैं दूसरे देश में, उसके लिए हम लोन ले सकते हैं एक अलग बैंक से, निर्यात बैंक से। भारतीय औद्योगिक बैंक यानी हम कच्चा माल बना रहे हैं कोई, तो उसके लिए हम लोन ले सकते हैं इस बैंक से। वाणिज्यिक बैंक भी, कॉमर्स बैंक, जब व्यापार करते हैं हम उसके लिए हम लोन ले सकते हैं इस बैंक से। ठीक है, इस तरह से और भी बैंक होते हैं। अब पढ़ेंगे हम निर्यात प्रोत्साहन के लिए उपलब्ध प्रेरणा, यानी सरकार ने किस तरह से इन्हें प्रेरित किया हुआ है, किस एनकरेज करते हैं निर्यात प्रोत्साहन के लिए। ठीक है,
निर्यातकर्ताओं को विदेशों से कच्चा माल व पूंजीगत वस्तुएं जैसे मशीनरी क्रय करने पर आयात कर नहीं लगाया जाता। यानी जो निर्यातकर्ता हैं, जो व्यक्ति हैं, जो कंपनी चला रहे हैं, जो अपने देश का माल दूसरे देश में बेचने का काम कर रहे हैं, वो अगर दूसरे देशों से कच्चा माल या कोई कैपिटल मंगवाना चाहते हैं, ठीक है, यानी कच्चा माल या जो पूंजी है जैसे मशीनरी वगैरह अगर वो ख़रीदना चाहते हैं दूसरे देश पर, तो उस खरीदने को क्या कहते हैं, अपने यानी दूसरे देश का माल जब हम अपने देश में मंगवाते हैं तो उसे आयात करना कहते हैं। तो अगर हम दूसरे देश से ये सब मंगवाते हैं, यानी वो लोग अगर दूसरे देश से ये कच्चा माल या कोई मशीनरी वगैरह मंगवाते हैं तो सरकार उस पर टैक्स नहीं लगाएगी, ठीक है, कर नहीं लगाएगी, छूट हो जाती है। जो औद्योगिक इकाइयाँ निर्यात के उद्देश्य से उत्पादन करती हैं उनको उत्पादन शुल्क से मुक्त रखा गया है। यानी कंपनियों को टैक्स देना पड़ता है जो माल बनाती हैं, पर उत्पाद पर उन्हें टैक्स देना पड़ता है सरकार को। ये तो हुआ आयात टैक्स, तो हमने पहले पॉइंट में पढ़ा, यानी कच्चा माल मंगवाना या मशीनरी मंगवाना। दूसरा है कि अगर हम जो निर्यात के उद्देश्य से, यानी जो हमारी फैक्ट्री है उस फैक्ट्री में जो माल बन रहा है उसका उद्देश्य यही है कि जो माल बन रहा है वो दूसरे देशों में बेचा जाएगा। सरकार उन कंपनियों से टैक्स नहीं लेती है उत्पादन शुल्क, जो सिर्फ इसी उद्देश्य से माल बनाते हैं कि वो दूसरे देशों में बेचेंगे, ठीक है। निर्यात के उद्देश्य से स्थापित की जाने वाली इकाइयों को सस्ते किराए पर आधुनिक प्लांट, विशेष रूप से निर्मित फैक्ट्री बिल्डिंग आदि उपलब्ध कराया जाता है। यानी जो फैक्ट्रियाँ वगैरह बनाते हैं इस उद्देश्य से, माल दूसरे देश में बेचने के उद्देश्य से, उन्हें आधुनिक प्लांट, मशीनरी वगैरह, फैक्ट्री वगैरह, बिल्डिंग, ये सब सस्ती दरों पे, सस्ते यानी किराए पर मिल जाती हैं, ठीक है। निर्यातकर्ताओं की आयकर पर छूट मिलती है, जो उन्हें प्रॉफिट होता है, निर्यातकर्ताओं को जो प्रॉफिट हो रहा है जितना भी, जो भी सैलरी वगैरह उस पर छूट मिलती है, उन्हें टैक्स कम देना पड़ता है। निर्यातकों को कम ब्याज दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, वही मतलब कि लोन मिल जाता है कम ब्याज पर। निर्यातकों को वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए लगने वाले भाड़े में रियायत दी जाती है। यानी अगर हम बहुत दूर माल ले जा रहे हैं बेचने का, तो जो बीच में भाड़ा किराया लग रहा है उसमें रियायत मिलती है, यानी कम किराया देना पड़ता है, ठीक है। अब है जैसे निर्यात प्रक्रमण जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। जैसे हमने पहले पढ़ा था EPZ, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन क्या था कि मतलब ऐसे जोन्स, यानी ऐसी कंपनियां होती हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जहां सिर्फ ऐसा माल बनाया जाता है जो दूसरे देश में बेचने का काम करता है सिर्फ, ठीक है, उसका उद्देश्य होता है दूसरे देश में बेचना। वैसे ही SEZ था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, वैसे ही ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स है, ठीक है। इसका अभिप्राय ऐसी औद्योगिक बस्ती से है जहाँ पर उन योग्य औद्योगिक इकाइयों को स्थापित किया जाता है जो निर्यात के उद्देश्य से उत्पादन करती हैं। यानी एक तरह से पूरी कॉलोनी होती है, एक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जो पूरी तरह से कॉलोनी होती है, एक बस्ती होती है, जब बहुत सारी ऐसी कंपनियां या फैक्ट्रियां होती हैं जिनका सिर्फ उद्देश्य क्या होता है, माल बनाना और दूसरे देश में बेचना, ठीक है। इन बस्तियों को स्थापित करने का उद्देश्य देश के निर्यात में वृद्धि करना है। अब उनका उद्देश्य दूसरे देश में माल बेचना है, तो मतलब यही हुआ कि वो वृद्धि करना चाहते हैं निर्यात में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा माल, हमारे देश का माल दूसरे देश में बिक सके और दूसरे देश की करेंसी हमारे देश में आ सके। भारत में इस समय 7 मुख्य निर्यात प्रक्रमण जोन है, यानी 7 प्रक्रमण जोन है हमारे अभी इस भारत में। पहला है कंडला फ्री ट्रेड जोन, संता क्रज इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, EPZ एट चेन्नई। EPZ का मतलब यही है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग, ठीक है। EPZ एट कोचीन, EPZ एट नोएडा, EPZ एट फाल्ता डब्ल्यू बंगाल, EPZ एट विशाखापट्टनम, ये है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये आपको नहीं पूछे जाएंगे, वैसे अगर ऑप्शन में आ जाए तो बस याद रखना कि कौन कौन से हैं। EPZ की प्रकृति या विशेषताएँ। EPZ का मतलब क्या है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, याद रखना, क्योंकि बार बार मैं ये पूरी फुल फॉर्म नहीं बोलूँगी, सिर्फ EPZ ही बोलूँगी। EPZ यानी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, निर्यात प्रक्रमण जोन की प्रकृति या विशेषता है, कि हम कैसे पता चलेगा कि वो EPZ है, यानी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है। EPZ की स्थापना के लिए क्षेत्र या चयन बंदरगाहों तथा हवाई अड्डों के समीप किया जाता है। देखो बंदरगाह क्या होते हैं, जब हम दूसरे देश से अपने देश से माल मंगवाते हैं या अपने देश का माल दूसरे देश में बेचते हैं, तो हमारा माल जहाँ उतरता है सबसे पहले, जहाँ हमारा माल रखा जाता है सरकार द्वारा, उसे बोलते हैं बंदरगाह, जहाँ से हमारा माल जाता है, ठीक है। जहाँ समुद्र वगैरह के पास होता है ना, उसे बोलते हैं बंदरगाह। या हवाई अड्डे जहाँ जहाज़ वगैरह होते हैं, हवाई जहाज़ वगैरह, उनके पास
इनकी स्थापना की जाती है, इन जोन की यानी इन बस्तियों की, इन कंपनियों की स्थापना की जाती है। क्यों? ताकि माल को हवाई अड्डों तक या बंदरगाहों तक पहुंचाने में आसानी रहे, ठीक है, ज़्यादा दूरी न तय करनी पड़े। इसकी स्थापना सरकार द्वारा की जाती है। सरकार इसकी स्थापना के लिए उचित स्थान का चयन करके वहाँ सभी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाती है, ठीक है। EPZ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य निर्यात में वृद्धि करना है, ठीक है, कि मतलब अपने देश का माल दूसरे देश में बेचने का ज़्यादा से ज़्यादा उनका उद्देश्य होता है। विशेष आर्थिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, SEZ, जो हमने अभी पढ़ा कुछ थोड़ी देर पहले, यह ऐसी औद्योगिक बस्ती है जिसकी स्थापना निर्यात वृद्धि के उद्देश्य से निजी क्षेत्र या राज्य सरकार या दोनों द्वारा सामूहिक रूप से की जाती है, ठीक है। तो सबका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि अपने देश का माल दूसरे देश में बेचे, यानी निर्यात करना, ताकि दूसरे देश की करेंसी हमारे देश में आ सके। पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट यही है, ठीक है। SEZ की प्रकृति या विशेषताएँ, कि मतलब क्या क्या उसकी विशेषताएँ हैं। SEZ की स्थापना किसी निजी क्षेत्र, राज्य सरकार या दोनों द्वारा सामूहिक रूप से की जा सकती है। हमने पढ़ा था ना, EPZ जो था वो सिर्फ और सिर्फ सरकार द्वारा की जाती है और वो निर्यात के उद्देश्य से ही होती है। लेकिन SEZ की स्थापना कोई भी कर सकता है और इसकी मुख्य उद्देश्य निर्यात करना भी होता है और अपने देश में माल बेचना भी होता है। SEZ की स्थापना के लिए कम से कम 1000 हेक्टेयर भूमि होना आवश्यक है, ठीक है, 1000 हेक्टेयर ज़मीन का होना ज़रूरी है। याद रखना, अगर ये ऑप्शन में आ जाए कि ऑप्शन में आ सकता है तो याद रखना 1000 हेक्टेयर भूमि का होना यानी ज़मीन का होना ज़रूरी है SEZ की स्थापना करने के लिए। SEZ में स्थापित इकाइयों को घरेलू बाजार में प्रवेश करने की अनुमति होती है, मतलब हम अपने इस SEZ कंपनी का माल अपने देश में भी बेच सकते हैं, अनुमति होती है। घरेलू बाजार का मतलब यही होता है अपने ही देश में बेचना। SEZ स्थापित करने की अनुमति वाणिज्य मंत्रालय प्रदान करता है। वाणिज्य मंत्रालय जो कॉमर्स मंत्री होता है वो प्रदान करता है कि हम ये स्थापना कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। अब EPZ तथा SEZ का महत्व। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स है, स्पेशल एक्सपोर्ट जोन्स। EPZ तथा SEZ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? निर्यात में वृद्धि करना। निर्यात में वृद्धि का उद्देश्य विदेशी विनिमय अर्जित करना है, कि मतलब अपने देश का माल दूसरे देश में बेचकर दूसरे देश की करेंसी अपने देश में लाना। इन बस्तियों में सस्ती दर पर कच्चा माल उपलब्ध होने तथा करों में छूट प्राप्त होने के कारण इन बस्तियों में स्थापित औद्योगिक इकाइयों की उत्पादन लागत कम आती है, कि मतलब इन्हें टैक्स में छूट मिल जाती है, इनकी सैलरी में छूट मिल जाती है, तो इससे क्या होता है, इन्हें लॉस कम होता है, जो इनकी लागत होती है उसमें कम लॉस होता है। इन औद्योगिक बस्तियों की स्थापना से देश में रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हुई है, कि मतलब जब ये स्थापनाएं की जाती हैं EPZ और SEZ की, क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है और जो बेरोजगार रहते हैं लोग उनको रोज़गार मिल जाता है, ठीक है। इन औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादित अच्छी क्वालिटी के माल की वजह से इनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान बनती है, कि मतलब इन बस्तियों में ज़्यादा से ज़्यादा माल क्यों बनाया जाता है, ताकि हम दूसरे देश में बेच सकें, और वो इस वजह से अच्छा माल बनाते हैं, जिससे क्या होता है, दूसरे देशों में अच्छी पहचान बन जाती है, ठीक है। तो इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। थैंक यू।